क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ? हमारे गली मोहल्लों में क्रिकेट है। जब से होश संभाली मुझे क्रिकेट का शौक था। बड़े बड़े नामों के साथ खेलना जिनको पूरी दुनिया एडमायर कर रही है उस टाइम, तो ये कैसी फीलिंग थी आपकी? आई वॉज वेरी लकी। मुझे ऐसे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला जो मेरे रोल मॉडल भी थे। 96 में एक अंडर 15 वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में। मैं सिलेक्ट हो गया था पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें और भी बहुत से प्लेयर्स, जिसमें शोएब मलिक था, कामरान अकमल था, उसमें यासिर अरफात था, हसन रजा था, फैसल इकबाल था। पहले मैच में ही सेंचुरी बना लेना, पूरी उम्मीद थे कि आप सेंचुरी स्कोर कर लेंगे? कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई हो, जो फीलिंग्स हैं वो यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड। जितनी भी आज तक वर्ल्ड कप हुए हैं, मैं समझता हूँ 99 के वर्ल्ड कप में और 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम सबसे ज्यादा बैलेंस टीम है, जिसको कह सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2003 का जो वर्ल्ड कप था उसमें हम नेक्स्ट राउंड में भी नहीं क्वालिफाई कर सके। हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जो है टीम में जिस तरह से यूनिटी एक होनी चाहिए वो भी नहीं थी। देखें, पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं होता। Exactly. अगर आप इतने बड़े मेगा इवेंट खेल रहे हैं तो आपके पर्सनल कुछ भी आपके इश्यूज हों, कुछ भी हो, लेकिन वो ग्राउंड के बाहर होने चाहिए, ग्राउंड के अंदर वो नजर नहीं आने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो है वो चीजें ग्राउंड के अंदर भी नजर आती थी। यूनिटी कहाँ पे लैक की? कौन सा वो पॉइंट था जहाँ पर ग्राउंड के अंदर तक इश्यूज आ गए? मुझे लगता है कि उस वक्त बहुत से ऐसे प्लेयर्स भी थे जो कि कैप्टनसी की दौर में थे कि जी शायद उनको वो कैप्टन होना चाहिए उस वर्ल्ड कप में। इस तरह की चीजें टीम में आती हैं तो टीम की परफॉर्मेंस सफर करती है। 2014 में आपने अपना लास्ट मैच खेला, जब आप गुड बाय कह रहे थे इस टीम को, तो तब कैसी फीलिंग्स थी आपकी? क्रिकेट में रहते हुए जो एक रूटीन होती है, बड़ी टफ रूटीन होती है, उससे बाहर निकल के एक नॉर्मल लाइफ गुजारना, उसमें कितना फ़र्क आपको लग रहा है? देखिए, क्रिकेट छोड़ के तो अब मैं उसके बाद मैं सिलेक्शन में आ गया। सिलेक्शन पैनल में था। मैंने 3 साल सिलेक्शन पैनल में काम किया पीसीबी के साथ। उसके बाद फिर मैं कोचिंग में आ गया। कोचिंग में मैंने पाकिस्तान विमेन के साथ भी काम किया। अस्सलाम वालेकुम, एक डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हदीका उरोज खान। नाज़रीन, आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने डेब्यू में ही सेंचुरी बना डाली। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, जबकि 2003 के वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत के खिलाफ उन्होंने मैच खेला है। अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की तो उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर किया और इसका एजाज़ उन्हें हासिल है। तौफीक उमर आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनका करियर कैसा रहा, इसका आगाज़ और इख्तिताम कैसे हुआ। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तौफीक, आपसे पहला सवाल ये है मेरा कि क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? हमारे गली मोहल्लों में क्रिकेट है। बचपन से ही शौक है। मुझे अब ये याद नहीं है कि मुझे कब से शौक है। जब से होश संभाली मुझे क्रिकेट का शौक था। और स्टार्ट भी इसी तरह से किया जैसे सब मोस्टली जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वहाँ पे इसी तरह से उनका स्टार्ट होता है कि वो गली मोहल्लों में जाके खेलते हैं। फिर जो आपके जो इलाके में जो ग्राउंड्स होती हैं वहाँ पे आप जाके खेलते हैं। और ऑब्वियसली आप स्टार्ट जो है वो टेनिस बॉल्स के साथ या टेप बॉल के साथ करते हैं। तो उसी तरह से मेरा भी स्टार्ट था कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मतलब जैसे हमारे गली मोहल्लों में क्रिकेट होती है उसी तरह से मैंने स्टार्ट किया। तो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में भी आपको इंटरेस्ट था और वहाँ पे भी आपने टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया? अच्छा, बिल्कुल। मेरी जो मैंने मैट्रिक किया था वो सेंट्रल मॉडल स्कूल से किया था और उसकी क्रिकेट टीम भी थी। और वहाँ पे फिर मैं जाके मतलब मैं उसमें सिलेक्ट भी हो गया और उस स्कूल की क्रिकेट टीम का बाद में मैं कैप्टन भी बना। और हम लोग 2 से 3 दफ़ा चैम्पियंस भी हुए जो उस वक्त जो स्कूल टूर्नामेंट्स होते थे उसमें। तो स्कूल क्रिकेट से भी ऑब्वियसली मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और उसमें मतलब वहाँ पे जो हमारे कोचेस थे उन्होंने बहुत इनकरेज भी किया। तो आई थिंक कि वो स्कूल क्रिकेट भी जो है वो इनिशियली जो है मैंने वो भी खेली है। सही। तो आपको ये कब महसूस हुआ कि मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए? देखिए, जब ये स्कूल क्रिकेट जब मैंने स्टार्ट की, फिर उसके बाद एक 96 में एक अंडर 15 वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में। उसमें फिर मैं सिलेक्ट हो गया था पाकिस्तान की तरफ से। और उसमें और भी बहुत से प्लेयर्स, जिसमें शोएब मलिक था, कामरान अकमल था, उसमें यासिर अरफात था, हसन रजा था, फैसल इकबाल था। ये हम सब जो है वो उस टीम से ही बन के मतलब टेस्ट प्लेयर बने थे। तो आई थिंक वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, वो एक ऐसी हमें इनिशियल स्टेज पे ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे हमें लगा कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उस एज में आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 15 साल की एज में। और मुझे याद है कि अभी तक हमने वो जो हमारा सेमीफाइनल हुआ था लीड्स में हुआ था। और वो सारे मैचेस जो लाइव टेलीकास्ट हुए थे स्टार स्पोर्ट्स पे,
फाइनल हमारा लॉर्ड्स में हुआ था। और हम्म। आप मतलब इमेजिन करेंगे एक 15 साल के जो बच्चों को अगर हम्म। वो लॉर्ड्स जैसी क्रिकेट जहाँ हम्म। जिसको मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो वहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे जाके आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो आई थिंक कि वो एक ऐसी चीज़ थी। उसके बाद फिर मैंने क्लब ज्वाइन कर लिया, मुस्लिम जिमखाना के नाम से एक क्लब ओके। था हमारा हम्म। मिंटो पार्क में, वो ज्वाइन किया। हम्म। और वहाँ पे फिर मेरी जो क्रिकेट का आगाज़ हुआ हम्म। वो बेसिकली उस क्लब से हुआ था। ठीक है, तो आपने कभी सोचा था कि ये ख्वाब होता है कि पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करें, तो आपने कभी सोचा था कि ये ख्वाब आपका पूरा हो जाएगा? देखिए बिल्कुल, एक जब भी कोई आप काम करते हैं तो आपका एक गोल होता है, आपका आप हम्म। एक उसको लेके चलते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि जब अंडर 15 वर्ल्ड कप खेला तो उस वक्त ऐसा लगा कि अगर आप इस एज में हम्म। 15 साल की एज में अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट आप आगे भी कर आगे भी सकते। कर सकते हैं। तो आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे एक अंदर बिलीव आया और एक हम्म। कॉन्फिडेंस भी मिला। और हम्म। प्लस मतलब ऑब्वियसली फैमिली की तरफ से भी ज़्यादा फिर वो बैक करना शुरू हो गए उसके बाद कि हम्म। ठीक है, आप क्रिकेट जो है ना इसको अपना फ्यूचर देख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपकी आपके टाइम पे सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता था और आपको किसने चूज किया कि इनको आगे आना चाहिए? देखिए आई थिंक ये हमारा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो ये था कि पहले आप क्लब क्रिकेट, जब जैसे मैंने पहले कहा कि मुस्लिम जिमखाना मैंने ज्वाइन की, हम्म। वहाँ से फिर प्लेयर्स के क्लब से आप जो आपके कोचेज़ होते हैं, हम्म। वो आपका नाम भिजवाते हैं आपकी हम्म। रीजन को। जैसे लाहौर रीजन है हमारी, वहाँ पे फिर आपके जब वो क्लब नाम, वहाँ पे फिर ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स में अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो हम्म। उसके बाद फिर आपके मैचेस होते हैं। हम्म। फिर जब आप मैचेस में परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद फिर आप मतलब अंडर 19 वगैरह के लिए भी सिलेक्ट हो जाते हैं। हम्म। फिर अंडर पाकिस्तान ए के लिए सिलेक्ट, मतलब इट्स अ स्टेप बाय स्टेप आप क्रिकेट खेलते हैं। ऐसा नहीं कि इट्स हम्म। नॉट अ लाइक, मतलब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है हम्म। क्रिकेट में। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे आप क्रिकेट में इम्प्रूव करते जाते हैं हम्म। तो आप उसकी जो स्टेजेस हैं वो आगे जाते रहते हैं उसमें आप। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट का कितना रोल था आपके करियर में? देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसी है कि उसके बगैर तो ऑब्वियसली आपने अगर पाकिस्तान से खेलना है या कोई भी हम्म। किसी भी जगह पे खेलना है तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे तो आप खेल सकते हैं, उसके बगैर आप नहीं खेल सकते। हम्म। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले अंडर 15 खेला, फिर अंडर 19 खेला, फिर अंडर 23 खेला, फिर पाकिस्तान ए की तरफ से सिलेक्ट हुआ। मतलब इन सब जगहों पे आपने परफॉर्म करना है तो फिर आप ऊपर आते हैं। तो हम्म। उसके बाद फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में आप, मैं डिपार्टमेंट से खेलता रहा। हबीब बैंक से मैं हम्म। कोई तकरीबन 8 से 10 साल हबीब बैंक से खेला हूँ, सुई गैस से खेला हूँ। तो आई थिंक ये चीज़ें थी जहाँ पे मुझे एक ऐसी कोचेज़ भी मिले, हम्म। ऐसे प्लेयर्स के साथ खेलने का भी मौका मिला जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे, हम्म। जो ऑलरेडी, जैसे अब मेरा जब डेब्यू हुआ था तो हम्म। तब सईद भाई जो थे वो मेरे साथ, मैंने उनके साथ ओपन की थी। सईद अनवर, ही वाज द लेजेंड ऑफ हम्म। पाकिस्तान। मतलब हम, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हम्म। मुझे उनसे बहुत कुछ मैंने उनसे पूछता था हमेशा, जब भी मुझे कोई क्रिकेट में या हम्म। कहीं पे भी कोई थोड़ी सी मुश्किल आती थी तो मैं मतलब हमेशा उनके पास जाता था, उनसे पूछता था। हम्म। तो ही हेल्प मी अ लॉट थ्रू आउट माई कैरियर। और उसके बाद आमिर सुहेल थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया, उन्होंने हम्म। बहुत मतलब अच्छा, उसमें ये मुझे। बड़े-बड़े नामों के साथ खेलना, जिनको पूरी दुनिया एडमायर कर रही है उस टाइम, तो ये कैसी फीलिंग थी आपकी? बचपन में देखते थे खेलते हुए, एग्ज़ैक्टली। और आज आप उनके उनके साथ साथ आप खड़े खेल हुए हैं। रहे हैं तो हाँ। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग्स थी। जब ऑब्वियसली जब आपका डेब्यू होता है तो वो भी जो फीलिंग्स थी वो भी डिफरेंट, मतलब यू कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स वो हुँ, जो भी हुँ। फीलिंग होती है। तो अ, मतलब ये था कि ये आई वाज वेरी, कह लें कि लकी, कि मुझे हुँ, ऐसे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला जो जिनसे मुझे, मतलब जो मेरे रोल मॉडल भी थे। हुँ, और हुँ, बाद में फिर उनके साथ मैंने खेला, हुँ। उनसे मुझे सीखने का भी बहुत मौका मिला। तो आई थिंक कि ये एक बड़ा फॉर्चुनेट होता है किसी भी प्लेयर के लिए कि वो हुँ। अपने जो रोल मॉडल होते हैं उनके साथ उनको खेलने का मौका मिले। तो सही, अपने पहले मैच के बारे में बताएँ, उसकी यादें शेयर करें कि पहले मैच में सबसे बड़ा सपोर्टिव सिस्टम आपका कौन-सा था खिलाड़ियों में? जिसने आपका अंदर का कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्ड किया कि फर्स्ट मैच है और आपने ग्राउंड में उतरना है और आपने कॉन्फिडेंट रहना है? देखिए उसमें जब मेरा डेब्यू हुआ था तो आई वाज द 7th पाकिस्तानी हु स्कोर्ड 100
ऑन डेब्यू। एग्जैक्टली। और उसमें उस वक्त के जो हमारे कैप्टन थे वो वकार यूनुस थे। मेरा डेब्यू जो था वो अगेंस्ट बांग्लादेश हुआ था। और उस वक्त फिर जैसे मैंने पहले कहा कि सईद भाई मेरे साथ ओपन उन्होंने किया, उन्होंने भी 100 किया और मैंने भी 100 किया। सही है। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा थ्रू आउट जब भी मैं मतलब थोड़ा सा भी रिलैक्स होता था तो मतलब मुझे याद है अभी भी वो कहते थे कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करना है, इसको जाने नहीं देना। और उन्होंने थ्रू आउट माई इनिंग्स उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की उस मैच को, उस पर्टिकुलर उस मैच में। और उसके हाँ। बाद भी इनफैक्ट मेरा जो वनडे का डेब्यू हुआ तो वो भी सईद भाई के साथ ही हुआ था। वो शारजा में हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका। तो सईद भाई मतलब वो हमेशा से बहुत, जो भी यंगस्टर, ये नहीं सिर्फ मेरे साथ बल्कि कोई भी यंगस्टर जब वो आता था और अगर उनके साथ वो खेलते थे तो मतलब ही ऑलवेज वेरी काइंड और वेरी सपोर्टिव। उन्होंने हमेशा जो है अपने जो भी यंगस्टर्स होते थे उनको बहुत हेल्प की। इस मैच में सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने पहले मैच में ही सेंचुरी स्कोर कर दी। और आज हम देखते हैं कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन सेंचुरी बनाने के लिए उस तरह मेहनत नहीं करते या उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। तो पहले मैच में ही सेंचुरी बना लेना, उसकी फीलिंग्स बताएं। और आप पूरी उम्मीद थे कि आप सेंचुरी स्कोर कर लेंगे? देखिए इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि जब मेरी सिलेक्शन हुई तो उससे पहले एक हमारा 3 डे गेम थी अगेंस्ट अच्छा। बांग्लादेश। और वो मैच था कराची में यूबीएल की ग्राउंड पे। तो उसके बाद फिर टेस्ट की टीम अनाउंस होनी थी उस 3 डे के बाद। ठीक है। तो उस 3 डे में भी मैंने अगेंस्ट बांग्लादेश मैंने 100 रन स्कोर किए। उसके बाद फिर जैसे ही मतलब टीम अनाउंस हुई उसमें मेरा नाम आ गया क्योंकि मैंने 3 डे में स्कोर किया हुआ था रन। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होता है जब आप टेस्ट मैच उसी टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहे हो जिनके अगेंस्ट आपने 2-3 दिन पहले रन्स किए हुए हैं। तो एक आपका कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैंने इसी टीम के अगेंस्ट रन्स किए हैं। और मोर और लेस जो है कंडीशन कराची की और मुल्तान की वो सेम कंडीशंस ही हैं, कोई उसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा। तो उसमें फिर जब मेरा नाम आया तो ऑब्वियसली वो जो फीलिंग थी मतलब टेस्ट मैच जिसके लिए आपने 7-8 साल 10 साल अपने मेहनत की होती है और वो मतलब जो आपका गोल होता है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और वो दिन जब आता है और आप वो खेलने जा रहे होते हो पाकिस्तान से, तो मतलब वो जो फीलिंग्स हैं वो यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स दैट फीलिंग। और तो उसमें फर्स्ट कॉल आपको किसकी रिसीव हुई और कितनी देर पहले आपको बताया गया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं टीम में? एक दिन पहले ऑब्वियसली जो हमारे कोचिंग स्टाफ था उस वक्त वो मुझे याद है कि अभी हमारा वो रिचर्ड वाइपर्स जो था वो हमारा कोच था और विकी भाई वकार यूनुस जो हमारे कैप्टन थे उस वक्त टीम में। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि भाई आप कल जो है आपका डेब्यू होने जा रहा है। तो वो एक मतलब डिफरेंट ही फीलिंग्स थी कि जब आपका कैप्टन आपका कोच आपको कहे कि जी आप कल मैच खेलने जा रहे हैं और गुड लक। और फिर उसके बाद जब आप अपने जो भी करीबी अपनी फैमिली को अपने करीबी दोस्तों को जब आप बताते हैं तो जब वो भी आपको मतलब बैकअप करते हैं और वो हमेशा आपको कोशिश होती है कि भी पहला मैच है इसमें परफॉर्म होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने उस मैच में परफॉर्म करवाया भी, मतलब 100 रन्स किए। तो वो एक ड्रीम डेब्यू आप कह सकते हैं जिससे कि मतलब आप पहला मैच खेल रहे हैं और पहले मैच में अगर आप इतना अच्छा परफॉर्म कर दें तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब नेक्स्ट लेवल होता है उसमें। सही। 2003 के वर्ल्ड कप में भी आपका नाम था, उसकी कुछ यादें शेयर करें? 2003 का वर्ल्ड कप जो था जी वो साउथ अफ्रीका में था और उसमें हमारी टीम जो थी वो बहुत अच्छी थी। जितनी भी आज तक वर्ल्ड कप हुए हैं दो, मैं समझता हूँ इट्स माय पर्सनल ओपिनियन के 99 के वर्ल्ड कप में और 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम सबसे ज़्यादा बैलेंस टीम है जिसको कह सकते हैं और जिसमें बहुत ही सुपरस्टार थे। अगर आप उसका स्क्वाड दोनों का 99 और 2003 का उठा के देख लें तो उसमें हमारे बहुत जो हमारे कह लें कि 90s के जितने भी मेगा स्टार्स हैं वो सारे उस टीम्स में थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस 2003 का जो वर्ल्ड कप था उसमें हम नेक्स्ट राउंड में भी नहीं क्वालिफाई कर सके और उसके बहुत से रीजंस हैं कि बिकॉज हमारा उस तरह से हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जो है टीम में जिस तरह से यूनिटी एक होनी चाहिए वो भी नहीं थी। नहीं थी। हाँ वो उस तरह से नहीं थी क्योंकि
मुझे याद है कि वकार यूनुस उस वक्त कप्तान थे, लेकिन उसमें हमारी टीम में 4 से 5 ऐसे प्लेयर्स भी खेल रहे थे, सीनियर प्लेयर्स, जो कि वो भी कैप्टन रह चुके थे। तो मुझे ऐसा मतलब मुझे क्या, जितने भी हमारे वहाँ पे प्लेयर्स थे, सबको ये था कि हमारी उस तरह से यूनिटी नहीं थी, और जिसकी वजह से हमारी टीम जो है वो उस टूर्नामेंट में उसने सफ़र किया, और हम नेक्स्ट राउंड में भी नहीं जा सके। कोई भी देखें, पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर आप इतने बड़े आप मेगा इवेंट खेल रहे हैं, तो आपके पर्सनल कुछ भी आपके मामलात हों, चल रहे इश्यूज़ हैं। हों, कुछ भी हो, लेकिन वो ग्राउंड के बाहर होने चाहिए, ग्राउंड के अंदर वो नज़र नहीं आने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो है वो चीज़ें ग्राउंड के अंदर भी नज़र आती थी, जो मैंने वो चीज़ें मतलब देखी हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि उस टूर्नामेंट में हमारी टीम जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी, जिस तरह से करना चाहिए था, और जितनी बड़ी हमारी टीम थी। यूनिटी कहाँ पे लैग की? कौन-सा वो पॉइंट था जहाँ पर ग्राउंड के अंदर तक इश्यूज़ आ गए? उसमें देखिए, आई थिंक कि उसमें मुझे लगता है कि हमारी वहाँ पे ज़िम्बाब्वे में भी कुछ प्लेयर्स आपस में उनके फुटबॉल खेलते हुए भी लड़ाई हुई। फिर उससे पहले भी थोड़े से डिफरेंसेस चल रहे थे, इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज पे। मुझे लगता है कि उस वक्त बहुत से ऐसे प्लेयर्स भी थे जो कि कैप्टनसी की दौर में थे कि जी शायद उनको वो कैप्टन होना चाहिए उस अच्छा। वर्ल्ड कप में। तो ये कुछ ऐसी बहुत सी वजूहात थी जो कि फिर ऑब्वियसली जब इस तरह की चीज़ें टीम में आती हैं, तो टीम की परफॉर्मेंस सफ़र करती है। उसमें पाकिस्तान सफ़र करता है, उसमें आई थिंक वो डिफरेंसेस देखें, वो वर्ल्ड कप चला गया, हम आज 2025 में बैठे हैं, बट अगर वो चीज़ें ना होती तो शायद उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती, और जिस तरह की टीम थी, लेकिन उस तरह से हम परफॉर्म नहीं कर सके, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। सही 2014 में आपने अपना लास्ट मैच खेला पाकिस्तान के साथ, तो उसकी भी कुछ यादें शेयर करें। और जब आप गुड बाय कह रहे थे इस टीम को, तो तब कैसी फीलिंग्स थी आपकी? देखिए, क्रिकेटर के लिए क्रिकेट छोड़ना एक आसान डिसीजन नहीं होता, क्योंकि जब आपने सारी ज़िंदगी, सारी उम्र एक ही काम किया होता है, तो वो बड़ा एक मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल डिसीजन होता है, बहुत हार्ड डिसीजन होता है कि आप उसको छोड़ दें। लेकिन कुछ उस वक्त हालात ऐसे बन गए, ऐसी चीज़ें शुरू हो गई वहाँ पे आना, कि बस उसके बाद फिर मैंने यही समझा कि अब ये टाइम है कि अब क्रिकेट को जो है वो खैराबाद कह दिया जाए, जो कि मैंने कह दिया। फिर उसके बाद अच्छा, ये आपने हालात के ऊपर खैरबाद कहा या आपका अपना पर्सनल डिसीजन था कि अब मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली है, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए? नहीं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस से उस वक्त ऐसी चीज़ें हो रही थी क्रिकेट में हमारे उस वक्त के, मुझे लगा कि अब जो है, क्योंकि रिस्पेक्ट से आगे कोई चीज़ नहीं होती, और मुझे ऐसे लगा कि ये अब टाइम आ गया कि अब जो है वो साइड पे हो जाना चाहिए, और ठीक है, मतलब जितना खेला अल्लाह ताला ने इज़्ज़त के साथ खिलाया, परफॉर्म करके खेला, और वो टाइम फिर था कि ठीक है, अब जो भी यंगस्टर्स हैं या जो आने वाले हैं, उनको जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको चांस मिले और वो परफॉर्म करें। इसलिए फिर उस 2014 में मेरा लास्ट टेस्ट मैच था दुबई में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उसके बाद फिर जब मैं वापस आया तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब बस क्रिकेट को मैंने फर्स्ट क्लास खेली, उसके बाद एक से 2 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। अच्छा। बट मैंने माइंड बना लिया था कि बस 1-2 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के मैं क्रिकेट को छोड़ दूंगा। ठीक है। तो क्रिकेट छोड़ने के बाद अब आप रिसेंटली क्या कर रहे हैं? क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? और क्रिकेट में रहते हुए जो एक रूटीन होती है, वो बड़ी टफ़ रूटीन होती है। उससे बाहर निकल के एक नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारना, उसमें कितना फ़र्क आपको लग रहा है? देखिए, क्रिकेट छोड़ के तो अब मैं उसके बाद मैं सिलेक्शन में आ गया, सिलेक्शन पैनल में था। मैंने 3 साल सिलेक्शन पैनल में काम किया पीसीबी के साथ। उसके बाद फिर मैं कोचिंग में आ गया, कोचिंग में मैंने पाकिस्तान विमेन के साथ भी काम किया। उसके बाद अब फिर मैंने अकेडमी में एज बैटिंग कोच काम किया। लेकिन अब जो है मैंने मतलब वो भी छोड़ दिया। अब मैं अब जो लीग्स वगैरह होती हैं, जैसे अब अभी लास्ट ईयर एक T10 लीग हुई थी, वहाँ पे मैं बंगला टाइगर्स की तरफ से वहाँ पे उनकी कोचिंग के लिए गया। अब मैं ये 14 से स्टार्ट हो रहा है T10 इन अबू धाबी, मैं कोयटा की तरफ से जा रहा हूँ वहाँ पे कोचिंग के लिए। तो अब मेरा ये है कि मैं कोचिंग में ही हूँ और डिफरेंट
लीग्स में और डिफरेंट टीम्स के साथ जो है वो मैं जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ पे जाके कोचिंग करता हूँ। ठीक है, आप एक डिजिटल फैमिली का भी हिस्सा बनना चाह रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको इसके लिए वेलकम कहूँगी और थैंक अपने नाज़रीन को भी बताएँगे कि एक डिजिटल में पॉडकास्ट में मज़ीद भी आपको तौफ़ीक उमर साहब अब नज़र आते रहेंगे और इनके साथ मज़ीद भी एपिसोड करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फ़िलवक़्त मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।